आज हम भारत में तुर्कों के आगमन का टॉपिक पढ़ेंगे। तुर्कों के आगमन में हम विशेषकर महमूद गजनवी और उसके बाद मोहम्मद गोरी के आक्रमण कैसे हुए, महमूद गजनवी और मोहम्मद गोरी के भारत पर हुए आक्रमणों का अध्ययन करेंगे। मोहम्मद गोरी के आक्रमणों के बाद ही भारत में तुर्की शासन की नींव रखी गई और वो तुर्की शासन दिल्ली सल्तनत के नाम से जाना गया। भारत में सिंध प्रदेश के ऊपर यद्यपि 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने विजय प्राप्त करके अपना शासन स्थापित किया था और अरबों ने सिंध और आसपास के क्षेत्रों में अपना शासन स्थापित किया। अरबों ने इस्लाम और भारत के बीच आरंभिक संपर्क तो अवश्य स्थापित किया, परंतु भारत में मुस्लिम शासन की स्थापना का श्रेय तुर्कों को जाता है। तुर्कों के आक्रमण दो अलग अलग चरणों में हुए। पहले चरण में 1000 ईस्वी से लेकर 1027 ईस्वी के बीच महमूद गजनवी के आक्रमण हुए। हालांकि महमूद गजनवी से पहले भी उसका जो पिता था सुबुक्तगीन, उसने हिंदूशाही शासकों के साथ संघर्ष किया था, मगर उसका क्षेत्र सीमित था। ये आपको मैं बता दूं कि हिंदूशाही राज्य जो था ये उत्तरी भारत का एक विशाल हिंदू राज्य था। इसकी सीमा कश्मीर से लेकर मुल्तान तक और चिनाब नदी से लेकर हिंदू कुश पर्वतमाला तक फैली हुई थी। इसकी राजधानी का नाम वैहिंद था। महमूद गजनवी का जब आक्रमण हुआ उस वक्त यहाँ का शासक जयपाल था, जिसने निरंतर पराजयों के बाद 1002 ईस्वी में आत्महत्या कर ली। उसके बाद उसका पुत्र आनंदपाल हिंदूशाही राज्य की गद्दी पर बैठा। आनंदपाल का भी महमूद गजनवी से मुकाबला हुआ सन 1008 ईस्वी में। आनंदपाल ने उत्तरी भारत के समस्त राजपूत राज्यों को निमंत्रण भेजा इस आक्रमण के विरुद्ध एक सामूहिक संघ बनाने के लिए। कहा जाता है कि 1008 ईस्वी में आनंदपाल के साथ उज्जैन, ग्वालियर, कालिंजर, कन्नौज, दिल्ली और अजमेर, इन प्रदेशों के शासक, ध्यान दीजिए वापस, उज्जैन, ग्वालियर, कालिंजर, कन्नौज, दिल्ली और अजमेर, 6 राज्यों का एक संघ बना, जिसने 1008 ईस्वी में महमूद गजनवी के विरुद्ध संघर्ष किया। आनंदपाल ने ये 1000 तो महमूद गजनवी के आक्रमण 1000 ईस्वी से लेकर 1027 ईस्वी के बीच में हुए। ये भारत में तुर्कों के आक्रमण का पहला चरण था। उसके बाद मोहम्मद गोरी के भारत पर 1175 ईस्वी से आक्रमण शुरू हुए और वो आक्रमण इतने सफल रहे कि भारत में तुर्की साम्राज्य की स्थापना संभव हुई। यद्यपि महमूद गजनवी के जो पिता थे सुबुक्तगीन, उनका संघर्ष हिंदूशाही शासकों के साथ हुआ था। बाद में महमूद गजनवी का भी हिंदूशाही शासकों से संघर्ष चला। महमूद गजनवी ने सन 1000 ईस्वी से लेकर 1027 ईस्वी के मध्य भारत पर 17 बार आक्रमण किए थे। उसने उत्तरी भारत के
एक वृहद क्षेत्र में सैनिक अभियान किए जो गुजरात तट से लेकर गंगा नदी की घाटी तक था। महमूद गजनवी ने पंजाब पर अपना शासन भी स्थापित कर लिया, मगर उत्तरी भारत के शेष क्षेत्र उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर थे। कोई 150 साल बाद गौर प्रदेश का शासक शिहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी, उसने पुनः भारत में सैनिक अभियान किए। 1175 ईस्वी से लेकर 1206 ईस्वी के मध्य में मोहम्मद गौरी ने, और मोहम्मद गौरी के दो सेना नायक थे, कुतुबुद्दीन ऐबक और इब्ने बख्तियार खिलजी, इन्होंने उत्तरी भारत के अलावा बंगाल तक के प्रदेशों पर विजय का परचम लहराया और तुर्कों की सत्ता को उत्तर भारत में स्थापित कर दिया। उत्तरी भारत के सारे मैदानी इलाके इन्होंने जीत लिए। कुतुबुद्दीन ऐबक और इब्ने बख्तियार खिलजी, जो कि मोहम्मद गौरी के दो सेना नायक थे, इनके द्वारा उत्तरी भारत के मैदानी भाग को जीतकर तुर्कों की सत्ता उत्तरी भारत में स्थापित कर दी गई। 1206 ईस्वी में मोहम्मद गौरी की हत्या हुई। उसके बाद उसके साम्राज्य के बंटवारे के कारण भारतीय जो इलाका था जो मोहम्मद गौरी ने जीता था, उस पर कुतुबुद्दीन ऐबक का अधिकार माना गया और कुतुबुद्दीन ऐबक ने लाहौर को अपनी राजधानी बनाकर शासन किया। 1206 से 8 ईस्वी तक तो उसने एक दास के रूप में शासन किया। 1208 में उसे दास मुक्ति का प्रमाण पत्र मिला। उसके बाद उसने 3 वर्ष और शासन किया। तो इस प्रकार भारत में कुतुबुद्दीन ऐबक, जो मोहम्मद गौरी का भारतीय प्रदेशों का उत्तराधिकारी था, उसने तुर्की शासन की स्थापना की। ये तुर्की राज्य कालांतर में दिल्ली सल्तनत के नाम से विख्यात हुआ। अब हम पढ़ते हैं कि तुर्क आक्रमण जो महमूद गजनवी और मोहम्मद गौरी के समय में हुए, उनके समय में भारत की राजनीतिक स्थिति किस प्रकार की थी। तो सबसे पहले हम मुल्तान और सिंध की बात करें तो ये दोनों क्षेत्र यद्यपि 8वीं शताब्दी के आरंभ में ही अरबों द्वारा जीत लिए गए थे, परंतु 871 ईस्वी के आसपास मुल्तान और सिंध के जो शासक थे, इन्होंने खलीफा की सत्ता का परित्याग कर दिया और वहाँ पर करामिता मुसलमानों का शासन स्थापित हो गया। मुल्तान और सिंध में करामिता मुसलमानों का शासन था। मुल्तान का शासक फतेह दाऊद था। सिंध में अरबों की सत्ता के अवशेष थोड़े बहुत अभी भी बने हुए थे। उसके बाद बात करें हम महमूद गजनवी के आक्रमणों के वक्त हिंदूशाही राज्य की क्या स्थिति थी। जैसा मैंने आपको पहले बताया कि हिंदूशाही राज्य जो था वो कश्मीर से लेकर मुल्तान तक फैला हुआ था और चिनाब से लेकर के हिंदू कुश की पर्वतमाला तक फैला हुआ था। यहाँ महमूद गजनवी के आक्रमण के वक्त यहाँ का शासक सुबुक्तगीन था, जिसके ऊपर महमूद गजनवी ने आक्रमण भी किए। सुबुक्तगीन के बाद महमूद गजनवी ने हिंदूशाही राज्य के शासक जयपाल पर आक्रमण किया। सुबुक्तगीन और महमूद गजनवी दोनों के द्वारा ये हिंदूशाही राज्य का जो शासक जयपाल था वो निरंतर पराजित हो रहा था। अतः 1002 ईस्वी में जयपाल ने आत्महत्या कर ली। उसके बाद जयपाल का पुत्र आनंदपाल जो था वो हिंदूशाही राज्य की गद्दी पर बैठा। आनंदपाल ने सन 1008 ईस्वी में महमूद गजनवी के विरुद्ध उत्तरी भारत के राजपूत राज्यों का संघ बनाया, जिसमें उज्जैन, ग्वालियर, कालिंजर, कन्नौज, दिल्ली और अजमेर के शासकों ने भाग लिया। हालांकि ये संघ भी महमूद गजनवी के सामने परास्त हुआ था, लेकिन पहली बार उत्तरी भारत के समस्त राजपूत राज्यों का संघ किसने बनाया?
आनंदपाल ने महमूद गजनवी के विरुद्ध सन 1008 ईस्वी में। तो इस प्रकार महमूद गजनवी के आक्रमण के वक्त हिंदूशाही राज्य की स्थिति हमने पढ़ी। कश्मीर के राज्य की बात करें तो भारत पर जब तुर्कों का प्रथम आक्रमण हुआ जो महमूद गजनवी के नेतृत्व में हुए, उस वक्त कश्मीर में क्षेत्रगुप्त नामक व्यक्ति का शासन था, लेकिन वास्तविक सत्ता उसकी पत्नी रानी दिद्दा के हाथ में थी। 1003 ईस्वी में दिद्दा की मृत्यु के बाद यहाँ पर संग्राम राज नामक व्यक्ति का शासन हो गया। राजपूत राज्यों की बात करें तो राजपूतों की सत्ता का उत्कर्ष 8वीं शताब्दी में हुआ था और तुर्क आक्रमणों के वक्त ये उत्तरी भारत के शासक बने रहे थे। आरंभ में ये प्रतिहार शासकों के अधीनस्थ सामंतों के रूप में रहे, लेकिन प्रतिहारों की शक्ति के पतन से लाभ उठाकर इन्होंने स्वतंत्र राज्यों की स्थापना कर ली। अब कौन कौन से स्वतंत्र राजपूत राज्य थे जब भारत पर पहला तुर्क आक्रमण हुआ महमूद गजनवी के नेतृत्व में? तो हम देखते हैं कि दिल्ली में तोमर वंश का शासन था, कन्नौज और काशी पर प्रतिहार वंश का शासन था, बुंदेलखंड में चंदेल वंश का शासन था, जबलपुर के अंदर कलचुरी वंश का शासन था, मालवा में परमार वंश, गुजरात में सोलंकी वंश का शासन जिसकी राजधानी थी अनिलवाड़ा, और राजस्थान के क्षेत्र में अजमेर पर चौहानों का शासन था और चित्तौड़ में गुहिल राजपूतों का शासन था। तो ये महमूद गजनवी के आक्रमण के वक्त भारत पर, उत्तरी भारत पर जो राजपूत राज्यों के कहाँ कहाँ शासन थे वो हमने आपको बताया। फिर भारत पर जब दूसरी बार तुर्क आक्रमण हुए मोहम्मद गोरी के नेतृत्व में 1175 से लेकर 1206 ईस्वी के बीच में, उस वक्त दिल्ली के तोमर वंश का पतन हो चुका था और चौहानों ने इस पर अधिकार कर लिया था। इसी प्रकार कन्नौज में जहाँ पहले प्रतिहारों का शासन था उनकी सत्ता भी अब समाप्त हो चुकी थी और कन्नौज में गहड़वाल वंश आ चुका था। गुजरात में चालुक्यों का शासन था, मालवा में परमार शासकों का शासन था, बुंदेलखंड में चंदेल और जबलपुर के अंदर कलचुरी शासक शक्तिशाली स्थिति में थे। चालुक्यों या सोलंकी शासकों की शक्ति को उनके अधीनस्थ शासकों द्वारा चुनौती दी जा रही थी और सोलंकी जो शासक थे गुजरात के, उनका जो वास्तविक शासन था वो गुजरात और काठियावाड़ तक रह गया था। फिर भी इन सोलंकी शासकों की या चालुक्य शासकों की शक्ति इतनी ज़्यादा थी कि ये मोहम्मद गोरी के आक्रमण को विफल बनाने की क्षमता रखते थे। परमारों का शासन मालवा में था जिनकी राजधानी धारानगरी में थी इस वक्त भी, यद्यपि इनकी शक्ति थोड़ी क्षीण पड़ चुकी थी। इसी प्रकार बुंदेलखंड के चंदेल शासक भी मोहम्मद गोरी के आक्रमण के वक्त कमज़ोर हो चुके थे। जबलपुर के कलचुरी शासक भी अभी कमज़ोर हो चुके थे। ये सारे राज्य निरंतर संघर्ष के कारण ऐसी स्थिति में नहीं थे कि किसी सफल विदेशी आक्रमण का सामना कर सके। राजस्थान में देखें हम मोहम्मद गोरी के वक्त, तो उस वक्त पृथ्वीराज चौहान जो दिल्ली और अजमेर का शासन था उसका एरिया था। मोहम्मद गोरी के आक्रमणों के समय मुल्तान में करामिता मुसलमानों का शासन बना हुआ था। यद्यपि महमूद ने मुल्तान को जीता था, परंतु महमूद की मृत्यु के बाद ये क्षेत्र पुनः स्वतंत्र हो गया और मुल्तान में पुनः करामिता मुसलमानों का शासन हो गया। और करामिता मुसलमानों ने मुल्तान के अलावा उच्छ में भी अपनी सत्ता स्थापित कर दी थी। सिंध में मुसलमानों का ही एक नया वंश सुम्र वंश सत्ता में आ चुका था। पंजाब की बात करें तो पंजाब में महमूद गजनवी का जो उत्तराधिकारी शासक जो उस समय था, जो लाहौर को राजधानी बनाकर शासन कर रहा था पंजाब में, वो था खुसरो मलिक। उसका राज्य पेशावर से लेकर पंजाब तक फैला हुआ था, राजधानी लाहौर थी। ये महमूद गजनवी का वंशज था। लाहौर को इसने अपना
सत्ता केंद्र बना रखा था, उसका भी संघर्ष राजपूतों के साथ हो रहा था, क्योंकि दिल्ली के चौहान शासक पंजाब में अपनी सत्ता का विस्तार कर रहे थे। दूसरी ओर मोहम्मद गोरी भी पंजाब के क्षेत्र में अपनी सत्ता का विस्तार करने का प्रयास करना चाहता था। इसी कारण जब मोहम्मद गोरी ने भारत पर आक्रमण किए तो उसने जब 1178 ईस्वी में वो गुजरात के सोलंकी शासक भीम द्वितीय से हार गया, तब उसने पंजाब की तरफ से चढ़ाई की और 1178 ईस्वी में उसने पंजाब के जो महमूद गजनवी का वंशज था खुसरो मलिक, उसको परास्त करके लाहौर पर अपना कब्जा कर लिया और बाद में लाहौर को ही बेस कैंप बना करके मोहम्मद गोरी ने उत्तरी भारत के अपने अन्य अभियान किए। तो पंजाब की स्थिति मैंने आपको बताई। उत्तरी भारत में जब मोहम्मद गोरी के आक्रमण हुए तो राजपूतों की शक्ति बहुत ज़्यादा थी। हालांकि वो आपस में लड़ के कमज़ोर भी हो चुके थे। सभी राजपूत राज्य एक दूसरे के विरुद्ध लड़ते झगड़ते रहते थे। तुर्क आक्रमणों का प्रतिरोध करने वालों में राजपूत ही थे। भारत में 7वीं शताब्दी से ही सामंतवाद का विकास हो रहा था। कुछ इतिहासकार इसे अर्ध सामंतवाद भी कहते हैं, क्योंकि यह व्यवस्था यूरोपीय सामंतवाद से कुछ भिन्न थी। राजपूतों की शासन प्रणाली भी सामंतवाद पर ही आधारित थी। राजपूत अनेक कबीलों में विभक्त थे, जिनके अपने अपने सरदार थे। हर कबीले का अपना सरदार होता था। इन सभी सरदारों का सहयोग प्राप्त करने के लिए राजा द्वारा प्रत्येक कबीले के सरदार को कुछ भूमि प्रदान की जाती थी। ये कबीलाई सरदार 2 वर्गों में विभक्त थे। एक तो भूमियाँ, जिनकी ज़मीन पर उनका पैतृक अधिकार माना जाता था, और दूसरा गिरसिया, जिन्हें केवल संरक्षण का अधिकार प्राप्त था। ये राजपूत राज्यों के जो सामंत थे, राजपूत राजाओं के सामंत, ये भूमियाँ और गिरसिया 2 प्रकार के थे। राजपूत राजा अपनी सेना के लिए अपने सामंतों की सहायता पर ही निर्भर रहता था। इन सामंतों को अपने अपने क्षेत्रों में लगान वसूल करने, प्रशासनिक कार्य देखने और राजा को सैनिक सेवा प्रदान करने का दायित्व सौंपा गया था। फिर इन सामंतों ने भी अपने अधीनस्थ जो अन्य सरदार थे, जैसे ठाकुर, रावत, उनको भी उसी प्रकार के अधिकार और दायित्व दिए जैसा इन सामंतों को मुख्य राजपूत नरेश राजाओं के द्वारा दिए गए थे। राजपूतों को की प्रमुख विशेषता थी कि अपनी भूमि, परिवार और अपने मान सम्मान के प्रति अत्यधिक लगाव। हर राज्य का शासक अपने कुल, जाति और उपजाति के सरदारों के सहयोग से शासन चलाता था। यद्यपि सैद्धांतिक रूप से सभी सामंत और अन्य सरदार राजा के अधीन थे और राजा द्वारा उनकी भूमि छीन भी ली जा सकती थी, परंतु भूमि के प्रति अत्यधिक लगाव के कारण किसी सरदार से उसकी भूमि राजा द्वारा छीनना अब संभव नहीं था। धीरे धीरे इन सामंतों पर ही राजा को आश्रित रहना पड़ा, क्योंकि इन सामंतों की सैनिक सहायता पर ही कोई राजपूत राजा शक्तिशाली बनता था। परंतु व्यक्तिगत मतभेद और अहंकार की भावना से राजाओं और सामंतों में, या यूँ आप सामंतों में भी आप परस्पर विरोध, प्रतिस्पर्धा और संघर्ष की परिस्थितियाँ उत्पन्न कर दी थी, जिसके कारण राजपूत राजाओं में एकता का अभाव था और इनके कारण संगठित होकर या एकजुट होकर किसी विदेशी आक्रमणकारी से संघर्ष करने की कोई संभावना नहीं थी। तो उत्तरी भारत का जो ये राजनीतिक परिदृश्य था, यद्यपि प्रत्येक राजपूत राजा शक्तिशाली था, लेकिन राजपूत राजाओं में आपसी एकता का नितांत अभाव था। राजनीतिक अनेकता की ये समस्या केवल राजपूत राज्यों तक ही सीमित नहीं थी, बल्कि इसका प्रभाव देश के सामान्य राजनीतिक जीवन पर भी पड़ा। उत्तरी भारत में खंड खंड इलाकों में अलग अलग प्रदेशों के शासक शासन करते थे। अलग अलग राजपूत राजाओं का शासन था। इस कारण राजनीतिक एकता का पूर्ण अभाव था। उत्तरी भारत में अनेक छोटे छोटे राज्य बने हुए थे, परंतु कोई भी एक राज्य इतना शक्तिशाली नहीं था जो इन्हें एकता के सूत्र में बांध सके अथवा इन्हें योग्य नेतृत्व प्रदान कर सके। विभिन्न राजपूत शासक आपसी प्रतिस्पर्धा के कारण एक दूसरे के विरोधी थे और इसके कारण विदेशी आक्रमण का
प्रभावशाली ढंग से विरोध करना अब इनके लिए संभव नहीं रहा था। इस दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति के लिए राजपूत शासकों का परस्पर संघर्ष मुख्य रूप से जिम्मेदार था। राजपूतों में युद्ध को गौरवपूर्ण रूप प्रदान किया गया था, अतः हर शासक, राजपूत शासक अपने सम्मान की रक्षा के लिए युद्ध करने को तैयार हो जाता था। आंतरिक कलह की यह परिस्थिति अंततः राजपूत शासकों के ही विनाश का कारण बन गई। राजपूतों के सामाजिक संगठन में भी कुछ दोष थे। उदाहरण के लिए, जहां उनमें अपने कबीले या जाति के लिए अत्यधिक प्रेम और निष्ठा की भावना थी, वहीं दूसरे वर्गों के प्रति ऐसी भावना का अभाव था। परिणाम स्वरूप दूसरे वर्गों की स्वामी भक्ति और निष्ठा इन्हें पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं हो सकी। इसके अतिरिक्त हिंदू समाज जाति और भेदभाव की प्रथा से प्रभावित था। एकता और समानता की भावना समाज में नहीं थी। तो मध्यकाल के आरंभ से ही ये जटिलताएं समाज में इस प्रकार से घुस चुकी थी कि सामाजिक बंधुत्व की भावना संकीर्ण से संकीर्णतर होने लगी थी। इस व्यवस्था के कारण ब्राह्मणों को समाज में ऊंचा स्थान था, जबकि अन्य वर्गों को अपेक्षित स्थान नहीं था। शूद्र, चांडाल आदि को तो नीच निगाह से देखा जाता था। तो जहां एक ओर भारत में राजनीतिक दुर्बलता व्याप्त हो रही थी, वहीं दूसरी ओर भारतीय जो समाज था वो भेदभाव के कारण छिन्न भिन्न हो रहा था। वहीं आर्थिक दृष्टि से देखा करें तो आर्थिक रूप से भारत उस समय अत्यधिक धनी और संपन्न था, क्योंकि सामंती प्रथा में किसान से लगान के रूप में, भेंट और उपहार के रूप में किसानों से काफ़ी धन सामंतों और शासकों द्वारा वसूला जाता था। व्यापार और उत्पादन के लिए अनुकूल परिस्थितियों के अभाव में, ध्यान दीजिए, व्यापार, पैसा तो काफ़ी था, लेकिन व्यापार और उत्पादन के लिए अनुकूल परिस्थितियों का अभाव था इस सामंतवादी व्यवस्था में। इसके कारण शासक वर्ग द्वारा ये जो धन था, इसको भोग विलास और धार्मिक यश प्राप्त करने के लिए ही मुख्य रूप से खर्च किया गया। इस कारण बड़े पैमाने पर धर्म कर्म के कार्य किए गए, मंदिरों में चढ़ावे के रूप में धन व्यय हुआ, और यही संचित धन महमूद गजनवी का ध्यान भारत की ओर खींचने में निर्णायक सिद्ध हुआ, और यहीं से तुर्क आक्रमणों की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। तो ये भारत में तुर्क आक्रमण होने के पहले का जो राजनीतिक और सामाजिक परिदृश्य था वो आज हमने पढ़ा। और अब हमारा अगला टॉपिक रहेगा कि महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण के क्या कारण थे। तो आज का टॉपिक हमारा यहीं कंप्लीट होता है। धन्यवाद।